हेलो फ्रेंड्स, आज हम लैंडस्केप ऑफ द सोल का पूरा समरी करने वाले हैं। लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य, भूदृश्य, और सोल का मतलब होता है आत्मा, यानी चैप्टर का मतलब है आत्मा का प्राकृतिक दृश्य। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि 8वीं शताब्दी के चित्रकार वू डाओजी को टैंग सम्राट जुआनजोंग द्वारा महल की दीवार को सजाने के लिए यानी उसे सुसज्जित करने के लिए एक चित्र बनाने का आदेश मिला। उस चित्रकार ने अपना चित्र एक पर्दे के पीछे छिपा दिया। केवल सम्राट ही इसे देख सकता था। सम्राट ने इस आश्चर्यजनक दृश्य की प्रशंसा की। उसने इसमें वन, ऊंचे पर्वत, झरने, विशाल आकाश में तैरते बादल, पहाड़ी मार्गों पर व्यक्ति तथा उड़ते पक्षी पाए। फिर चित्रकार ने राजा को पहाड़ की तलहटी में एक गुफा के भीतर देखने को कहा। उसने बताया कि इसमें एक आत्मा रहती थी। और फिर चित्रकार ने ताली बजाई और गुफा का जो एंट्रेंस था, फ्रंट डोर था, वो खुल गया। चित्रकार ने कहा कि गुफा भीतर से बहुत अच्छी है और उसने सम्राट को मार्ग दिखाना शुरू कर दिया। चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया, किंतु उसके पीछे ही वो गेट बंद हो गया। सम्राट को बहुत ही आश्चर्य हुआ। इससे पहले कि वह हिलता या एक शब्द भी बोलता, चित्र दीवार से गायब हो गया। डाओजी के बुश का एक चिन्ह भी शेष नहीं रहा। चित्रकार पुनः कभी दिखाई नहीं दिया। यह उसकी अंतिम चित्रकारी थी। एक चीनी चित्रकार के विषय में एक अन्य कहानी लीजिए। वह अपने द्वारा बनाए गए पंखों वाले विशाल अजगर की आँख नहीं बनाना चाहता था। उसे इस बात का डर था कि वह उड़ जाएगा। ऐसी कथाएं चीन की पारंपरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कन्फ्यूशियस तथा जुआंगजी की पुस्तकें उनसे भरी पड़ी है। ये गुरु को अपने शिष्य को सही दिशा में पथ प्रदर्शित करने में सहायता करती थी। ये कहानियाँ उस दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं जिनमें कला को समझा जाता था। लेखक इन कलाओं की तुलना अपने देश फ्लैंडर्स की एक पुरानी कहानी से करता है। वह इस कहानी को पश्चिमी चित्रकला की सर्वाधिक प्रतिनिधि कहानी मानता है। 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में क्विंटन मेस्टिचस नामक एक कुशल लोहार एक चित्रकार की लड़की से प्रेम करने लगा। पिता ऐसे व्यवसाय के व्यक्ति को दामाद के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक दिन क्विंटन चोरी से चित्रकार के स्टूडियो में गया और उसने कुशल चित्रकार के नवीनतम चित्र पर एक मक्खी चित्रित कर दी। इसने अत्यंत सुघड़ वास्तविकता से चित्रित किया गया था। चित्रकार ने इसे वास्तविक समझा। उसने इसे चोट मारकर भगाने का प्रयास किया। फिर उसे मामला समझ में आया। उसने क्विंटन को प्रशिक्षु के रूप ले लिया। फिर क्विंटन ने अपनी प्रेमिका से विवाह किया। आगे चलकर वह अपने युग के सर्वप्रसिद्ध चित्रकारों में से एक बना। चीन तथा फ्लैंडर्स की उपरोक्त कथाएं यह स्पष्ट करती है कि कला का प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। यूरोप में लक्ष्य है समरूपता का भ्रामक विचार, एशिया में भीतरी जीवन के सार अथवा आत्मा पर बल है। चीनी सम्राट एक चित्र चित्रित करवाता है। वह इसके बाहरी रूप की प्रशंसा करता है। कलाकार उसे अपने चित्र का वास्तविक अर्थ प्रकट करता है। सम्राट उस क्षेत्र पर राज्य कर सकता है जो उसने विजय किया है, किंतु मार्ग तो केवल कलाकार ही जानता है। चित्र गायब हो गया, किंतु कलाकार अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। अब वह किसी भी भौतिक रूप से परे है। पश्चिमी चित्रकला वास्तविक दृष्टि को पुनः उत्पन्न करती है। यूरोपीय चित्रकार चाहता है कि देखने वाला किसी विशेष चित्र को एक विशेष कोण से देखे, मतलब ठीक वैसे ही जैसे उसने देखा था। चीनी चित्रकार कोई एक दृष्टिकोण नहीं चुनता। उसका चित्र वास्तविक नहीं है। कोई भी इसमें किसी भी बिंदु से प्रवेश कर सकता है
तथा फुर्सत से टहलते हुए इसमें यात्रा कर सकता है। सीधी फैली हुई क्षितिज के समानांतर लपेटे हुए कागज़ के मुट्ठे के मामले में यह अधिक सत्य है। यहाँ व्यक्ति धीरे धीरे चित्र का एक भाग खोलता है, फिर इसे लपेट देता है तथा दूसरे पर जाता है। यह स्वयं समय का आयाम जोड़ देती है। इसमें देखने वाले की सक्रिय भागीदारी भी शामिल हो जाती है, ऐसी भागीदारी जो शारीरिक है तथा मानसिक भी। यूरोपियन चित्रकार चाहते हैं कि देखने वाले उनकी नज़र से देखें। चीनी चित्रकार ऐसा नहीं कराना चाहते। वह चाहता है कि देखने वाले उसके मन में प्रवेश करें। दृश्यावली यानी लैंडस्केप एक भीतरी, आध्यात्मिक तथा धारणात्मक रिक्त स्थानमय है। इस विचार को सेंसुई के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत जल। दोनों को साथ प्रयुक्त करने से वे दृश्यावली यानी लैंडस्केप शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर्वत येंग है जबकि जल यीन है। येंग तथा यीन के परस्पर संबंध का कार्य डाओवाद का आधारभूत विचार है। एक तीसरा आवश्यक तत्व भी है, मध्य का रिक्त स्थल, जहाँ उनका परस्पर संबंध होता है। इसकी तुलना हम प्राणायाम की योग की क्रिया से कर सकते हैं। सांस भीतर लो, सुरक्षित रखो, सांस बाहर छोड़ दो। सांस को रोके रखना ही वह रिक्त स्थल है जहाँ ध्यान लगता है। मध्य का रिक्त स्थल यानी मिडिल वॉइड अति आवश्यक है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सफ़ेद अचित्रित रिक्त स्थान चीनी दृश्यावलियों में अति महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का स्वर्ग के मध्य इस रिक्त स्थान में मनुष्य एक मूलभूत भूमिका पाता है। वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के मध्य संचार का माध्यम बन जाता है। उसकी उपस्थिति बहुत ही ज़रूरी होती है। वही दृश्यावली की आँख है। फ्रांसीसी चित्रकार जीन द्यूबुफे ने सबसे पहले आर्ट ब्रोड अथवा कच्ची कला की 1940 की शतक में धारणा उत्पन्न की। तब अप्रशिक्षित दृष्टा की कला अल्पसंख्यक रुचि की थी। बाहरी लोगों की कला धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय कला में विकसित रुचि का क्षेत्र बन गया। यह विशेष प्रकार का कार्य उन लोगों का सृजन है जिन्हें कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। फिर भी वे विशेष प्रतिभा तथा कलाकारों की अंतर्दृष्टि दिखाते हैं। 80 वर्षीय नेकचंद का कार्य बाहरी लोगों की कला में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। उसने पत्थर तथा पुनः प्रयोग किया जा सकने वाले योग्य पुराने सामान का प्रयोग करके एक शिल्प उद्यान की रचना की है। इसे आज चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के नाम से लोग जानते हैं। इंग्लैंड में स्थित रॉ विजन नामक बाहरी लोगों की कला प्रकाशन में अग्रणी पत्रिका ने अपने पिछले दिनों प्रकाशित 50वें अंक यानी बसंत 2005 में नेकचंद तथा उसके रॉक गार्डन के शिल्प झरने के पास स्त्रियां यानी वुमेन बाय द वाटरफॉल को अपने वार्षिक अंक के मुख्य पृष्ठ पर छापा है। उसकी कला को इस काल की उत्कृष्ट साक्षी माना गया है। जब कोई व्यक्ति अपना स्वप्न साकार कर लेता है तो वह कितना अंतर उत्पन्न कर सकता है। यूनेस्को के स्विट्जरलैंड का कमीशन उसकी कला 5 महीने का वार्तालापीय प्रदर्शन लगाकर उसका सम्मान करेगा। नेकचंद कहता है कि अपने उद्यान में घूमना तथा लोगों को अपने सृजन से आनंद पाते हुए देखना ही उसके लिए सबसे बड़ा पारितोषिक है यानी रिवॉर्ड है। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ।